हे गाइस, तो जैसा कि लास्ट पार्ट में हमने देखा था, ह्यूमन कंट्री बनाने का प्लान स्टार्ट हो गया था और इस पे तांगसंग काम भी करने वाला है। इस दौरान तांगसंग को एक जर्नी पे भी जाना है, मगर ये कहाँ पे जाना चाहता है आगे हमें पता चलेगा। अब आगे तांगसंग कहता है हाँ, ये फ्यूचर में जरूर होगा। 10 साल पहले किसी को भी नहीं लग रहा था कि हम अपने लिए इस तरह के स्पेस को भी ढूंढ सकेंगे और यहाँ पे रह भी सकेंगे, मगर आज 10 साल बाद हम इस आइसलैंड पे हैं और अच्छे से रह भी रहे हैं। मेयर कहते हैं ठीक है, आगे का थिंग्स मैं ऑर्गेनाइजेशन से डिस्कस करूंगा। वूबिंग कहता है फिर ये कंट्री कब क्रिएट होगा। इस पे तांगसंग कहता है जब हम दूसरे आइसलैंड को एक साथ में कनेक्ट कर सकेंगे फिर तब होगा। तांगसंग कहता है वूबिंग, चैंगजी, तुम दोनों ही 10th ईयर के पीक पे जा चुके हो, तुम दोनों को अब ब्रेक थ्रू करने का भी तैयारी करना चाहिए। वूबिंग कहता है हाँ, हम अभी खुद की कल्टीवेशन को सप्रेस कर रहे थे जैसा कि तुमने कहा भी था करने को, ताकि फ्यूचर में ग्रोथ रेट भी काफी अच्छा रहे। इस तरह अब ये रात भर बैठकर बातें करते हैं किस तरह से ये कंट्री को क्रिएट करेंगे और कैसे कंट्री को रन करेंगे। तांगसंग जानता है कि ह्यूमन के डेवलपमेंट के लिए काफी इंपॉर्टेंट है कि इनके पास में खुद का कल्टीवेशन मेथड हो, मगर स्वांटिएन गोंग इस वर्ल्ड में ह्यूमन पे वैसा काम नहीं करता जैसा कि ये सोल कॉन्टिनेंट में किया भी करता था। ये सब थिंग्स तांगसंग के माइंड में चलता है और ये मी गोंजू को भी कहता है यहाँ पे ओशन में रुक कर कल्टिवेट करना सही रहेगा, यहाँ पे इसका फास्ट कल्टिवेशन भी हो सकेगा और तांगसंग असुरा सॉर्ड के थ्रू डिवाइन पावर को मी गोंजी का माइंड में भी ट्रांसफर कर सकेगा। इससे दोनों को भी बेनिफिट होगा। तांगसंग सभी को कहता है अगर हम एक कंट्री को रन करने की बात कर रहे हैं फिर ये काम ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन तो बिल्कुल भी नहीं कर सकता है क्योंकि इनके पास में वो टैलेंट नहीं है। तांगसंग इसके लिए सियाहो को चूज करने का सोच रहा है। मी गोंजी भी ये सुनकर कहती है तो फिर तुम्हारा रियल गोल ये था मेरे फादर को एज अ ह्यूमन रिवाइव करने का। तांगसंग कहता है हाँ बिल्कुल, ये काफी इंपॉर्टेंट है, जबकि वो कैरी सिटी को पहले भी मैनेज कर चुके हैं, उनके पास में काफी एक्सपीरियंस है और साथ ही काफी टैलेंट भी है, वो काफी स्मार्ट भी है। मी गोंजी कहती है ठीक है, मैं जाकर उनसे बात करूंगी। तांगसंग कहता है इससे पहले कि हम इस वर्ल्ड को छोड़कर जाएं, उससे पहले मुझे काफी प्रिपरेशन भी करना होगा। अगर हम एक बार चले जाते हैं फिर फ्यूचर में हम कभी भी लौट कर आ नहीं सकेंगे इस वर्ल्ड में, तो फिर मुझे इस वर्ल्ड को पहले स्टेबल करना होगा और मैनकाइंड को राइज करना होगा। नेक्स्ट मॉर्निंग जब तांगसंग उठता है फिर ये मी गोंजी के पास में आता है और दोनों एक दूसरे को देखकर गले लग जाते हैं एक दूसरे के। ये देखकर तांगसंग भी सोचता है आज मी गोंजी को क्या हो गया है, अब ये धीरे धीरे सियावू के मेमोरी को भी एक्सेस करने लगी है। तांगसंग ये सुनकर सोचता है मेरी वाइफ अब वापस आ रही है धीरे धीरे। इससे तांगसंग भी काफी खुश है, जिसके लिए ये अपने गॉड किंग पावर को छोड़ दिया था, अब ये फाइनली भी इसके पास में आने लगी है। मी गोंजी कहती है मैं कैरी सिटी जा रही हूँ, तुम यहाँ पे अकेले रिट्रीट में जा सकती हो। हालांकि अभी तांगसंग रिट्रीट में जाने का सोच भी नहीं रहा, अभी ये इस मूड में तो नहीं है। तांगसंग ऊपर स्काई में देखता है और सोचता है मुझे मी गोंजी से रिलेटेड सभी थिंग्स को प्रोटेक्ट करना है इस वर्ल्ड में। इस वर्ल्ड में ह्यूमन को एक बेटर फ्यूचर देना ही होगा। मी गोंजी के जाने के बाद तांगसंग अपने स्टोरीज रिंग से एक बुक को निकालता है। ये वही बुक है जो कि इन्हें कॉम्पिटिशन में जीतने के बाद एज अ प्राइज मनी मिला भी था। एक डिवाइन वेपन है। तांगसंग सोचता है अगर इस वर्ल्ड में ह्यूमन खुद के कल्टीवेशन से एम्पर लेवल पर जाना चाहते हैं फिर टैलेंट भी इस वर्ल्ड के अकॉर्डिंग ही होना चाहिए, जिससे ये वर्ल्ड के एनर्जी को अच्छे से एक्सेस भी कर सकेंगे। इधर मी गोंजी कैरी सिटी में आ चुकी है टेलीपोर्टेशन सर्कल का यूज करके यहाँ पे पीकॉक लाइन के मैंशन में, और ये प्रिंसेस को देखती है। जब से सियाहो ये वापस आया है इन्होंने काफी थिंग्स इनसे शेयर किया है। अब ये मी गोंजी को हेट भी नहीं करती और मी गोंजी को देखकर ये एक तरह के डिफरेंट फीलिंग को फील करती है, जैसे कि ये मी गोंजी को खुद का ही बेटी मानती है। मी गोंजी इन्हें ग्रीट करती है। इस पे ये कहती है तुम अब मुझे मदर भी नहीं कहती हो, मैं तुम्हारी गॉड मदर हूँ। मी गोंजी पे सरप्राइज है इनके रिएक्शन से। प्रिंसेस पूछती है तुम्हारा फेस रेड क्यों है। अब ये सुनने के बाद मी गोंजी भी सोचती है क्या उस बच्चे ने कुछ किया है तुम्हारे साथ। अब ये सुनने के बाद मी गोंजी भी सोचती है कि अब ये इन्हें क्या कहे कि ये तांगसंग के साथ में लव रिलेशनशिप में है। मी गोंजी कुछ खास नहीं कहती, बल्कि ये उल्टा ही कहती है आपका फेस क्यों रेड है। इधर ये भी सियाहो के साथ में काफी खुश है, जबकि काफी टाइम बाद हस्बैंड और वाइफ एक साथ में आ सके हैं। तो फिर प्रिंसेस तुरंत ही कहती है ठीक है, जाओ अपने सिटी लॉर्ड के पोजीशन को हैंडल करो, मैं थक चुकी हूँ, मैं जा रही हूँ। प्रिंसेस अब सियाहो को एक्सेप्ट कर चुकी है एज ए ह्यूमन के तौर पे। सियाहो का बॉडी काफी टैलेंटेड है, आने वाले समय में ये अपने टॉप कल्टीवेशन पे भी जा सकेगा और वो भी काफी फास्ट है। प्रिंसेस पूछती है ओशियन में ह्यूमन कैसे हैं। प्रिंसेस को भी पता है कि ओशियन में ह्यूमंस को ट्रांसपोर्ट किया जा रहा है सीक्रेटली। सियाहो ने भी इसे काफी थिंग्स बताया है। मी गोंजी कहती है वहाँ पे फिलहाल सभी थिंग्स सही है, वो ह्यूमंस के लिए सही जगह है। प्रिंसेस कहती है ठीक है, तुम्हें ज्यादा इन्वॉल्व होने का जरूरत नहीं है, तुम्हें अपने कल्टीवेशन पे ही ध्यान देना चाहिए। तांगसंग को वो थिंग्स हैंडल करने दो, तुम्हें फ्यूचर में एक एम्पर लेवल पे जाना होगा हमारे पीकॉक लाइन के लिए, तभी जाकर कैरी सिटी भी स्टेबल भी हो सकेगा। और एम्पर लेवल पे जाना काफी डिफिकल्ट भी है, काफी मॉन्स्टर स्पिरिट है ग्रेट डीमन किंग लेवल पे तो आ जाते हैं, मगर बहुत ही कम यहाँ से एम्पर लेवल पे जा भी पाते हैं। एक एम्पर लेवल पे जाने के लिए इंपॉर्टेंट है कि अपने स्पिरिचुअल सेंसेस को डेवलप करो और इसका कल्टीवेशन भी काफी डिफिकल्ट होता है। इस कारण से भी मैं और पीकॉक डीमन किंग इस लेवल पे ही हमेशा से अटके हुए हैं। मी गोंजी कहती है मैं हार्ड वर्क करूंगी। तांगसंग वैसे भी स्पिरिचुअल सेंसेस को एब्जॉर्ब कर ओशियन से ये असुरा सॉर्ड को फीड कर रहा है और मी गोंजी ये पावर असुरा सॉर्ड से डायरेक्टली ले लेती है, फिर इसे भी बेनिफिट होता है। मी गोंजी सोचती है जब से ये तांगसंग से मिली है थिंग्स काफी चेंज हुआ है इसका लाइफ में। जब ये दोनों बात कर रहे थे इतने में एक कलर आते हैं
और कहते हैं एंसेस्टर कोर्ट ने एक मैसेंजर को सेंड किया है यहाँ पे। यह सुनकर प्रिंसेस भी सरप्राइज होती है। एंसेस्टर कोर्ट से कोई आया है। ये जानते हैं कि नॉर्मली एक सिटी को एम्पर रैंक का ही मॉन्स्टर मैनेज करता है और एक अमाउंट ऑफ फी हर साल एंसेस्टर कोर्ट को भी जाता है, लेकिन एंसेस्टर कोर्ट कभी भी अपने मैसेंजर को सेंड नहीं करते सिटी में, ये इंटरफेयर नहीं करते। तो इस बार क्या हो गया ये सोचती है। शायद मैटर काफी इंपॉर्टेंट भी हो सकता है। एंसेस्टर कोर्ट से 2 बंदे आए हैं और ये डीमन किंग लेवल पे हैं। जब मी गोंजी आती है फिर इसे देखकर ये दोनों ही खड़े हो जाते हैं। एक स्काई फॉक्स क्लैन से है और दूसरा स्काई स्प्लिटिंग क्लैन से है। स्काई स्प्लिटिंग क्लैन का बंदा कहता है सिटी लॉर्ड आपका सक्सेसफुली ट्रायल के लिए हम आपको कंग्रेचुलेट करते हैं। हमारे एम्परर ने हमें सेंड किया है एक फ्रेंडशिप को क्रिएट करने के लिए 2 सिटी के बीच में। ये सुनकर मी गोंजी भी सरप्राइज होती है। ये जानती है कि ट्रायल के टाइम पे ये एम्परर भी मी गोंजी को सपोर्ट नहीं कर रहे थे। फिर अचानक क्या हो गया है। अभी जो स्काई स्प्लिटिंग सिटी को कंट्रोल कर रहा है ये स्काई स्प्लिटिंग डीमन एम्परर नहीं है बल्कि इनका बेटा है जो कि काफी टैलेंटेड और पावरफुल भी है। अगर फ्यूचर में स्काई स्प्लिटिंग एम्परर मारे जाते हैं जबकि ये काफी ओल्ड हो चुके हैं फिर इनका बेटा ही आगे आएगा और अपने फादर के पोजीशन को ये हैंडल करेगा। इन्हें आज यहाँ पे आने के लिए एंसेस्टर कोर्ट से भी परमिशन लेना पड़ गया है। मी गोंजी भी कहती है ठीक है मैं स्काई स्प्लिटिंग सिटी लॉर्ड से मिलने को रेडी हूँ और मैं सुनना चाहूंगी कि वो मुझसे क्या डिस्कस करना चाहते हैं। ये सुनकर टियानो क्लैन का बंदा खड़ा हो जाता है और कहता है ठीक है मेरा मिशन यहाँ पे कंप्लीट हो गया। जबकि दोनों पार्टी एक दूसरे से बात करने के लिए रेडी हो चुके हैं फिर अब मेरा यहाँ पर रुकना सही नहीं है। लेकिन इसके साथ में एक और जो बंदा आया है ये यहाँ पर रुकेगा और सिटी लॉर्ड के वेलकम के लिए तैयारी करेगा यहाँ पर रुक कर। अब ये कहता है मैं जाता हूँ यहाँ से। ये कहने के बाद ये अपने क्लैन लौट जाता है। मी गोंजी भी इधर प्रिंसेस के पास में आ जाती है और सभी थिंग्स को कहती है जो ये मैसेंजर ने कहा था। इस पर प्रिंसेस भी कहती है ये तो पहले कभी भी नहीं हुआ। एंसेस्टर कोर्ट 2 सिटी के बीच में रिलेशन कभी भी बनने नहीं देते। इन्हें हमेशा ही डर सताता है कि इससे एंसेस्टर कोर्ट को डेंजर भी हो सकता है। लेकिन अभी क्या हो गया है और ये क्या चाहते हैं। ये कहती है शायद सियाओ ये कुछ समझ सके इस मैटर पे कि वो क्या सोच रहे हैं। हालांकि मी गोंजी को भी डर नहीं है जबकि इसे काफी एम्पर का सपोर्ट भी है तो फिर इसे चिंता करने का जरूरत नहीं है। मी गोंजी सोचती है ये तांगसंग से बात करेगी इस बारे में वो क्या सोचता है इसे लेकर। शायद वो कुछ जान सके कि चल कह रहा है एंसेस्टर कोर्ट में। प्रिंसेस से बात करने के बाद मी गोंजी टेलीपोर्टेशन का यूज कर आइलैंड पे आ जाती है और यहाँ पे तांगसंग को सब कुछ बताती है। ये कहती है स्काई स्प्लिटिंग लॉर्ड कैरी सिटी में आ रहा है। उस टाइम पे मैं और प्रिंसेस नहीं सोच सके कि इसके पीछे में इनका मकसद क्या है। मी गोंजी कहती है व्हाइट टाइगर एम्परर है और साथ ही फिनिक्स क्लैन का भी हमें सपोर्ट है। फ्री एंसेस्ट्रल कोर्ट है कुछ तो नहीं करेगा ना हमारे साथ में राइट है। तांगसंग कहता है ऐसा नहीं है। टियानु एम्परर काफी स्मार्ट और काफी चालाक है। ये पहले भी मौका पाकर हम पे अटैक कर चुका है। इस बार ये क्या प्लान कर रहा है ये कहना मुश्किल है। उस बंदे को आने दो फिर ही कुछ पता चल सकेगा और अगर कुछ गड़बड़ होता है फिर तुम टेलीपोर्टेशन का यूज कर अपने ग्रैंडपा के पास में जा सकती हो हेल्प मांगने के लिए। टियानु एम्परर को भी नहीं पता है टेलीपोर्टेशन सर्कल के बारे में तो वो कभी सोच भी नहीं सकता है कि इतना फास्ट भी हेल्प आ सकता है। मी गोंजी कहती है ठीक है फिर मैं जाती हूँ। एक मैसेंजर अभी भी रुका हुआ है तो मुझे जाना चाहिए। उससे पहले तांगसंग से कहता है तुम टियानलिंग वेपन को छोड़कर मेरे पास चली जाओ मैं इस पर कुछ रिसर्च करता हूँ। इस पर मी गोंजी से ये वेपन निकाल कर दे देती है। इसे देखने के बाद तांगसंग कहता है ये वेपन एक समय में पिको क्लैन के लिए काफी बेनिफिशियल हुआ करता था मगर एट द सेम टाइम यही वेपन इनके डिस्ट्रक्शन का भी कारण बना था। तांगसंग कहता है मैं इस वेपन में काफी चेंजेस करना चाहता हूँ शायद इसे डिस्ट्रॉय भी करना पड़े। जब वापस जाओ फिर इस बात को अपने फादर और मदर को बता देना। इस बारे में उनके परमिशन से मैं आगे प्रोसीड करूंगा। इधर सियाओ ये प्रिंसेस के साथ में वापस से रीयूनाइट होकर काफी खुश भी दिख रहे हैं। इनका कल्टिवेशन भी काफी सही चल रहा है जबकि ये प्रिंसेस के ब्लड को यूज किए हैं अपने कल्टिवेशन में। फिर इससे काफी बेनिफिट भी इन्हें हुआ है। सियाओ तांगसंग के पास में आते हैं और इसे कहते हैं कि ये टियानलिंग वेपन को रीअरेंज कर सकता है जैसे ये चाहता है। तांगसंग आगे अब इस वेपन को रीअरेंज कर सकता है जबकि ये सी गॉड के पावर को ज्यादा यूज कर सकता है। फिर इसके लिए ये करना ज्यादा हार्ड नहीं होगा। तांगसंग गेस कर सकता है कि वो 2 मैसेंजर क्यों आए थे। ये मी गोंजी को टारगेट करना चाहते हैं। कुछ ना कुछ तो टियानु अपने कमाई में चल ही रहा है। अब रात के समय में कैरी सिटी में पेगासस हॉर्स को भी देखा जा सकता है स्काई में। ये सिटी लॉर्ड का सवारी है। सिटी लॉर्ड मैंसन में इनके आने के लिए वेलकम सेरेमनी भी अरेंज किया गया है। रेड कार्पेट को भी बिछाया गया है। बीमत क्लैन के डीमन किंग लेवल से ऊपर के मॉन्स्टर भी इनके साथ में आए हुए हैं। टोटल 16 डीमन किंग लेवल के मॉन्स्टर भी आए हुए हैं। इधर कैरी सिटी के साइड में मी गोंजी सेंटर में खड़ी है और इसके अगल बगल में 4 एल्डर भी खड़े हैं पिको क्लैन के। ग्रेट डीमन किंग लेवल के ये एल्डर्स हैं और इनके अलावा टोटल 16 पिको क्लैन के डीमन किंग लेवल के बंदे भी हैं। लाइगर वॉरियर भी यहाँ पे प्रेजेंट है और इनसे भी काफी पावरफुल ऑरा को फील किया जा सकता है। मी गोंजी आगे जाकर सिटी लॉर्ड को रिसीव करती है और इसे ग्रीट करती है। इस बंदे का नाम जिंग आंगू है। सभी अब सेरेमनी को ज्वाइन करते हैं और पार्टी करते हैं। जो भी डीमन किंग और ग्रेट डीमन किंग लेवल के बंदे आए हैं ये डिनर करते हैं। इधर मी गोंजी और जिंग आंगू दोनों एक दूसरे से बात करते हैं। स्काई स्प्लिटिंग डीमन क्लैन में जिन ये क्लैन हेड बनने वाला है फ्यूचर में। इसका क्लैन का सभी लोग इसे ही सपोर्ट करते हैं तो फ्यूचर में इसका एम्पर बनने का चांस भी काफी ज्यादा है। ये बंदा अब मी गोंजी को कहता है ठीक है हमारा क्लैन वैसे भी बातों को घुमा कर नहीं कहता मैं डायरेक्टली कह देता हूँ मैं क्यों यहाँ पे आया हूँ। ये कहता है मैंने अपने फादर से सुना था तुम्हारे ट्रायल के बारे में और मैं इससे काफी इंप्रेस भी हुआ हूँ। अकेले के दम पे तुमने सभी एम्पर को इंप्रेस किया और ये करना भी काफी डिफिकल्ट होता है मगर फिर भी तुम ये कर सिटी लॉर्ड बन गई हो। इस कारण से मैं फ्रेंडशिप
फ्रेंडशिप भी करना चाहता हूँ तुम्हारी सिटी से। ये कहता है तुम भी सिंगल हो और मैं भी सिंगल हूँ, मैं भी फ्यूचर में एम्पर बनने के लायक हूँ और साथ ही तुम भी। फिर अगर तुम मेरी पार्टनर बन जाती हो फिर इससे हम दोनों का क्लैन काफी करीब आ जाएगा और साथ ही तुम्हारे ग्रैंडफादर एक एम्पर है और मेरे फादर भी, तो इससे हमारा एंसेस्टर कोर्ट में पोजीशन भी स्टेबल रहेगा और हाई भी रहेगा। मीगोंजी ये सुनकर सरप्राइज होती है। ये जानती है कि आज से पहले पिको क्लैन और स्काई स्प्लिटिंग क्लैन इन दोनों का कुछ भी लेना देना नहीं हुआ करता था और ये बंदा सडनली आकर यहाँ पे इसे प्रपोज कर रहा है। मीगोंजी कहती है तुम मेरे बारे में जानते ही क्या हो और मैरिज एक काफी बिग मैटर है, मैं कैसे हाँ कह सकती हूँ। इस पे ये कहता है ठीक है कोई बात नहीं, अभी हम फर्स्ट टाइम मिल रहे हैं, मैं कुछ दिन इस सिटी में ही रुकने वाला हूँ, फिर इस बीच हम एक दूसरे के बारे में जान भी लेंगे। जिन जब ये फर्स्ट टाइम मीगोंजी के बारे में सुना था फिर ये इसे देखने आया था और ये इसके बेटी को देखकर ये भी काफी फिदा हो गया था इस पे। इस कारण से भी ये इसे आज प्रपोज करने आया है। क्रिस्टल डीमन एम्पर के जाने के बाद काफी थिंग्स हुआ है, जैसे कि ड्रैगन क्लैन वीक हो चुका है, अब सबसे पावरफुल एम्पर इमॉर्टल डीमन एम्पर है, इनके बाद स्काई स्प्लिटिंग एम्पर आते हैं। अगर इन दोनों का क्लैन फाइट करे फिर ये कह पाना मुश्किल है कि कौन जीतेगा क्योंकि इनमें ज्यादा का डिफरेंस नहीं है पावर में। अभी मेनली क्रिस्टल सिटी को लेकर फाइट चल रहा है। अगर फिनिक्स क्लैन क्रिस्टल सिटी को लेना चाहे फिर इनका क्लैन में जिंगविंग डीमन एम्पर है, इनके पास कोई भी सिटी नहीं है, मगर ऐसा ना हो इसके लिए स्काई स्प्लिटिंग डीमन एम्पर डार्क डीमन एम्पर को सपोर्ट कर रहे हैं। तो इस कारण से भी कहा जा सकता है कि अभी का करंट सिचुएशन काफी कॉम्प्लिकेटेड भी है। फिनिक्स क्लैन और पिको क्लैन एक दूसरे के एनिमी हमेशा से ही रहे हैं, जबकि ये स्काई में मोस्ट पावरफुल डीमन है, तो फिर इस कारण से भी ये स्काई स्प्लिटिंग डीमन एम्पर पिको क्लैन को सपोर्ट करना चाहता है। जबकि मीगोंजी के पास में वो टैलेंट है कि ये फ्यूचर में एक एम्पर बन सके, फिर ये इसे यूज करना चाहता है फिनिक्स क्लैन को सप्रेस करने के लिए। ये खुद का ही ग्रुप क्रिएट कर रहा है जिसमें ऑलरेडी डार्क डीमन एम्पर है और अगर ये पिको क्लैन को भी इसमें शामिल कर लेता है फिर ये पावरफुल बन सकेंगे। जबकि मीगोंजी के पीछे व्हाइट टाइगर एम्पर है तो फिर और साथ ही ये ह्यूमन डीमन क्लैन के हेल्प से मीगोंजी के ह्यूमन ब्लड को भी बाहर निकालना चाहता है और इसे एक डीमन में ट्रांसफॉर्म करना चाहता है। जब से क्रिस्टल डीमन एम्पर गए हैं दूसरे एम्पर इसका फायदा उठाकर कल्टिवेट कर रहे हैं कि इनके पास में ज्यादा से ज्यादा लक एनर्जी और नेचुरल एनर्जी गैदर हो सके, मगर टिहानु एम्पर जानते हैं कि अभी प्लेन अपना लक के वापस से खींच रहा है, फिर ऐसा हो भी पाना पॉसिबल नहीं है और इस कारण से भी ये अब एम्पर को यूज कर रहा है अपने गेम के लिए। इस कारण से भी जिंग यहाँ पे आया है, जिन मीगोंजी के साथ में मैरिज प्रपोजल लेकर। अगर ऐसा हो जाता है फिर इसे इसका क्लैन काफी पावरफुल बनेगा, जबकि इसके क्लैन को टिहानु एम्पर का सपोर्ट रहेगा और साथ ही व्हाइट टाइगर एम्पर का सपोर्ट रहेगा। ये कहता है अगर हम शादी कर लेते हैं फिर तुम्हें और कैरी सिटी को फ्यूचर में काफी बेनिफिट भी होगा, साथ ही तुम्हारे एम्पर बनने के टाइम पे मेरे फादर तुम्हें सपोर्ट भी करेंगे। लास्ट टाइम मेरे फादर ने तुम्हें सपोर्ट इसलिए नहीं किया था क्योंकि तुम्हारे बॉडी में ह्यूमन ब्लड लाइन है। अगर हम शादी कर लेते हैं फिर हमारे क्लैन में एक सीक्रेट टेक्निक है, इसका यूज कर हम तुम्हारे ह्यूमन ब्लड को बाहर निकाल सकते हैं और तुम्हें एक डीमन में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। अगर ऐसा होता है फिर काफी एम्पर का हमारे पास सपोर्ट रहेगा और हम दोनों खुद भी फ्यूचर में एम्पर भी बन सकते हैं। मीगोंजी कहती है एंसेस्टर कोड के रूल के अकॉर्डिंग अगर दो मेन सिटी के लॉर्ड एक दूसरे के साथ में शादी करते हैं इससे एंसेस्टर कोड का रूल ब्रेक होता है। इस पे ये कहता है हाँ ये सच है, मगर ये रूल एक एम्पर के लिए बना हुआ है और हम दोनों में से कोई भी अभी एम्पर नहीं है। हालांकि इसे मीगोंजी के बारे में कुछ भी नहीं पता है, मीगोंजी कभी भी ये मानने वाली नहीं है। मीगोंजी कहती है अगर सच कहूँ तो फिर मेरा भी एक लवर है जिसके साथ मैं रहना चाहती हूँ और हम दोनों तभी अलग होंगे जब हम दोनों मारे जाएंगे। अगर तुम्हें फ्रेंडशिप करना है फिर मैं रेडी हूँ उसके लिए, लेकिन शादी करके फ्रेंडशिप करना ये जरूरी नहीं है, फिर तुम भूल जाओ इस बारे में। इधर पास में प्रिंसेस भी बैठी हुई है और इनके बातों को सुनती है। जब ये सुनती है कि इसका बेनिफिट क्या हो सकता है फिर ये भी इसमें थोड़ा इंटरेस्टेड हो जाती है, मगर मीगोंजी के कहने के बाद ये शांत हो जाती है। इधर जन ये अपने लाइफ में कभी भी ना नहीं सुना है और अभी जबकि ये एक लड़की को प्रपोज कर रहा था जो कि एक ह्यूमन है और इसने मना कर दिया है, ये काफी इंसल्टेड फील करता है। इस बंदे का तो काफी बेइज्जती हो चुका है। प्रिंसेस आगे आती है और मीगोंजी को यहाँ से लेकर चली जाती है और अकेले होने पे ये कहती है अगर तुम राजी नहीं थी फिर डायरेक्टली मना करने का क्या जरूरत था। इनका हिस्ट्री काफी डीप है, ये 3 मेजर क्लैन के हेड है, कोई भी नहीं जानता है कि इनका रियल पावर क्या हो सकता है। इस पर मीगोंजी कहती है अगर वो कोई और टॉपिक पे डिस्कस करता फिर मैं डिफरेंट तरीके से रिएक्ट करती, मगर जबकि वो मेरा हस्बैंड बनना चाहता है मैं शांत कैसे हो सकती हूँ। तांगसंग जो कि मेरे लिए अपना जान देने को रेडी है, बस मुझे प्रोटेक्ट करने के लिए वो जीता है तो उसका क्या होगा। इस पे प्रिंसेस स्माइल करते हुए कहती है मेरा वो मतलब नहीं था, मैं भी तुम्हारे फादर से लव करती हूँ, इस कारण से भी वो हमारे क्लैन के चीफ भी बन सके थे। इतने में सियाहुए भी यहाँ पे आ जाते हैं। इन्हें देखकर मीगोंजी कहती है आप यहाँ पे क्यों हो। इस पे ये कहते हैं तांगसंग ने मुझे यहाँ पे सेंड किया है ताकि मैं तुम्हें एडवाइस दे सकूं, जबकि आज तुम सिटी लॉर्ड से मिलने वाली हो। ये सुनकर प्रिंसेस भी स्माइल करती है और कहती है ये बच्चा तांगसंग खुद नहीं आता, अगर ऐसा ही रहा फिर ये अपनी वाइफ को खो देगा। सियाहुए को भी पूरा बात पता चल जाता है और ये कहता है ये मैटर उतना इजी नहीं है जितना ये दिखता है। टिहानु एम्पर स्काई स्प्लिटिंग एम्पर ये दोनों ही तुम्हारे ट्रायल के टाइम पे तुम्हारे अगेंस्ट थे, मगर अब ये सपोर्ट करने को रेडी है। जरूर इसके पीछे कुछ कारण होगा, तुम्हें फास्ट एम्पर लेवल पे जाना होगा। ये कहते हैं टिहानु एम्पर सोच रहा होगा कि अगर तुम फ्यूचर में एक एम्पर बन जाती हो फिर वो तुम्हारे सपोर्ट से गुड लक को वापस से कंडेंस कर सकेगा, जबकि तुम्हारा लक भी काफी अच्छा है। तो फिर ये कहते हैं अगर ये आज तुम्हारे पास शादी का प्रपोजल लेकर आया है इसके पीछे ये दोनों एम्पर का ही हाथ हो सकता है, जबकि तुम फ्यूचर में इन्हें सपोर्ट कर सकती हो फिर
इस कारण से भी वो तुम्हारे ह्यूमन ब्लड को भी रिमूव करना चाहते हैं। इसके साथ ही और भी इनका कोई प्लान भी हो सकता है तुमसे रिलेटेड, और शायद वो सोचे होंगे कि तुम इस प्रपोजल को मना कर दोगी। इस कारण से भी टिहानु पर तुम पे अटैक भी करवा सकता है। मी गॉन्जी भी इस बात से सरप्राइज होती है कि इतना ज्यादा कुछ टिहानु एम्परर ने प्लान किया होगा। सियाहुए कहते हैं इस कारण से भी तुम्हारा एम्परर बनना जरूरी है। अभी हमारे क्लैन में कोई भी एम्परर नहीं है, इसलिए भी हमें काफी प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ता है। अभी दो प्रॉब्लम है हमारे सामने, एक तो तुम्हारा कल्टीवेशन को इंक्रीज करना और दूसरा तुम्हारा ह्यूमन ब्लड लाइन। एंसेस्टर कोड कभी भी एक ह्यूमन को एम्परर नहीं बनने देगा। हालांकि अगर इन दोनों प्रॉब्लम को सॉल्व कर दिया जाए फिर थिंग्स भी काफी इजी हो सकता है। इधर तांगसंग आइलैंड पे अभी भी मेडिटेट कर रहा है और टियानलिंग वेपन के बारे में सोचता है किसके साथ में से क्या करना है। इतने में मी गॉन्जी और सियाहुए ये दोनों ही यहाँ पे आ जाते हैं। इन्हें देखकर तांगसंग कहता है फिर कैसा रहा सिटी लॉर्ड के साथ मीटिंग। मी गॉन्जी कहती है वो मुझे प्रपोज करने आया था मगर मैंने उसे मना कर दिया और उसे भगा दिया। तांगसंग ये सुनने के बाद इसके आंखों में गोल्डन लाइट को देखा जा सकता है कि अंदर ही गुस्सा हो चुका है इस बात को सुनकर। हालांकि तांगसंग कहता है मुझे लगा ही था कि तुम ऐसा कुछ करोगी। मैंने सी जैन क्लैन से भी बात किया है, वो ब्रिज बनाने को रेडी है। उनके हेल्प से हम आइसलैंड को एक साथ में कनेक्ट भी कर सकते हैं, फिर थिंग्स भी फ्यूचर में इजी होगा ओशियन में। सियाहुए भी कहते हैं मैंने भी बात किया था, हमारे प्लान के अकॉर्डिंग अभी काफी सारे आइसलैंड एक दूसरे से अलग हैं और इनमें ह्यूमन सेटलमेंट धीरे धीरे आ भी रहे हैं। लेकिन एक बार ये डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाए फिर इन आइसलैंड पे हम कम से कम 10 मिलियन ह्यूमंस को रख सकेंगे, फिर ह्यूमंस का एक रियल फ्यूचर भी होगा ओशियन में। ये सुनकर तांगसंग और मी गॉन्जी भी खुश होते हैं। सियाहुए कहते हैं जबकि हम सी पिलर्स को यूज करने वाले हैं फिर इससे आइसलैंड के पास कोई भी वाटर वेव्स जनरेट नहीं होगा, जो कि अच्छी बात भी है। सी जैन क्लैन के अकॉर्डिंग आइसलैंड के पास का ओशियन ज्यादा डीप नहीं है, कम से कम 500 मीटर डीप ही है और ये पिलर 1000 मीटर टॉल है। फिर जो पिलर ट्रीज प्लान किए जाएंगे इन आइसलैंड के बीच में, इस ब्रिज को इजिली क्रिएट भी किया जा सकता है। इससे हम इन टोटल 6 आइसलैंड को भी एक साथ में कनेक्ट कर सकेंगे। सेकेंड स्टेप में हम हाई टियानसन क्लाइन को इस एरिया में माइग्रेट कराएंगे, जिससे सी पिलर को भी सपोर्ट मिलेगा और ये एक तरह का लैंड को क्रिएट कर सकते हैं, एक ऐसा लैंड जो कि समुद्र में फ्लोट करेगा। जब एक बार ये पूरा ही 6 आइसलैंड एक दूसरे के साथ में कनेक्ट हो जाएगा फिर जो एरिया बनकर सामने आएगा वो टोटल फेरी कॉन्टिनेंट का 1/10 पार्ट होगा, जो कि सिर्फ ह्यूमंस के लिए ही होगा सर्वाइव करने के लिए। तांगसंग भी ये सुनने के बाद कहता है ये इतना बड़ा होगा। सियाहुए कहता है फर्स्ट और सेकंड स्टेप में कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जैसे ही थर्ड पार्ट कंप्लीट हो जाएगा फिर इतना बड़ा एरिया जो कि फेरी कॉन्टिनेंट से भी ज्यादा दूरी पे नहीं है ये डिस्कवर होने का चांस है। अगर ऐसा होता है फिर एंसेस्टर कोड भी अटैक कर सकते हैं। तांगसंग कहता है फिर उस टाइम पे हमारे पास में लैंड को प्रोटेक्ट करने का पावर भी होना चाहिए। सियाहुए कहता है वैसे फर्स्ट स्टेप को 1 या 2 मंथ लगेंगे पूरा होने में और सेकंड स्टेप ये 1 साल में ही पूरा हो जाएगा, मगर थर्ड स्टेप में कम से कम 5 या 10 साल लगने तो वाले हैं। तांगसंग कहता है इतना टाइम तो काफी डेवलपमेंट के लिए, इस टाइम पे हमारा भी कल्टीवेशन काफी इंक्रीज कर जाएगा। सियाहुए कहता है सेकंड स्टेप कंप्लीट होते ही ह्यूमन कंट्री क्रिएट हो जाएगा, तो क्या कोई नाम सोचा है इसका? इस पे तांगसंग कहता है इसमें सी जैन क्लैन काफी हेल्प कर रहे हैं, फिर अभी के लिए इसे कंट्री ऑफ वुड्स ही हम इसे कॉल करने वाले हैं। सियाहुए कहता है ठीक है, फिर मैं काम करना स्टार्ट कर देता हूँ, 1 मंथ में रिजल्ट भी दिखने लगेगा। और ये मी गॉन्जी को कहता है तुम्हें जाना चाहिए, अगर कुछ वहाँ पे होता है फिर कॉन्टेक्ट करने के लिए हमें कुछ अरेंज करना होगा। इस पे तांगसंग कहता है हम दोनों असुरा सॉर्ड से कनेक्टेड है, इसे मैं फील कर सकता हूँ कि ये डेंजर में है या नहीं, फिर चाहे मैं कितना भी दूर क्यों ना रहूँ इससे। ये सुनकर सियाहुए कहते हैं ठीक है फिर तो इसे जाना ही चाहिए। ये आगे कहते हैं ह्यूमन को डेवलप करना काफी इंपॉर्टेंट है, मैंने प्रिंसेस से ब्लड लिया था और उसके ब्लड से मैंने कल्टीवेट किया, रिजल्ट्स काफी अच्छे थे। मैं अब समझ चुका हूँ ह्यूमन बॉडी का बेनिफिट कितना ज्यादा है। मैंने डीमन बॉडी के साथ में भी कल्टीवेट किया है और अब ह्यूमन बॉडी के साथ में कल्टीवेट कर रहा हूँ, फिर मुझसे अच्छे से कोई भी नहीं समझ सकता इस मैटर को। इस कारण से भी मैं कह सकता हूँ कि तुम दोनों 20 साल से भी कम उम्र में ही तुम दोनों ही ग्रेट डीमन किंग लेवल पे भी चले गए हो। ह्यूमन को सिर्फ एक चांस चाहिए कल्टीवेट करने का, फिर ये काफी आगे तक जा सकते हैं। तांगसंग कहीं जाना चाहता है फिलहाल मोर एरिया को फाइंड करने के लिए, फिर ये कंट्री को भी बिल्ड करने का काम सियाहुए को दे देता है। जबकि ये काफी अच्छा कर रहे हैं तो फिर मेरे भी काफी सारे स्टूडेंट को सेंड कर देते हैं सियाहुए के साइड में इनका हेल्प करने के लिए, जिससे इन्हें भी ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होता है इनके काम में। तांगसंग वैसे भी खुद के आइडेंटिटी को ज्यादा ह्यूमन के साथ में शेयर नहीं करता, ये नहीं चाहता है कि कोई भी याद रखे इसे, जबकि एक दिन इसे चले जाना है तो फिर इस कारण से भी ये पीछे रहकर सभी काम को करता है। तांगसंग गुड बाय कहने के बाद अब ये यहाँ से निकल जाता है, ये ओशन के डीप में चलता चला जाता है। ये ट्रैवल कर रहा है कि ये ज्यादा से ज्यादा अपॉर्चुनिटीज को फाइंड कर सके, लेकिन अभी भी क्लियर नहीं है कि इसे चाहिए क्या और कहाँ पे जाना है। बस ये निकल जाता है फ्लाई करते हुए। आगे जाते हुए काफी सारे ओशन क्रिएचर को भी देखता है जो कि इसने पहले कभी भी देखा नहीं था। फ्लाई करते हुए ये ह्यूमंस के बारे में भी सोचता है कि किस तरह का इनके लिए कल्टीवेशन मेथड सही होगा, किस तरह का कल्टीवेशन मेथड देना चाहिए। ये तो पक्का कि वैसा ही होना चाहिए जो कि इनके टैलेंट को निखार सके और इन्हें स्ट्रॉन्ग बना सके। यूं ही सोचते हुए ये जाता है और एक दिन भी बीत जाते हैं। इधर सियाहुए कंट्री के डेवलपमेंट को काम को हैंडल कर रहे हैं। ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशन भी मी गॉन्जी पे काफी डिपेंडेंट हो चुकी है, जबकि तांगसंग का किया हुआ पूरा ही काम है इन सभी का क्रेडिट मी गॉन्जी को चला जाता है। फिर ये भी सोचते हैं कि ये काफी टैलेंटेड है, इसके कारण से ही ह्यूमन वाइज कर रहे हैं। तांगसंग के कारण से मी गॉन्जी का स्पिरिचुअल डेवलपमेंट भी काफी फास्ट होता है, जबकि ये ओशियन से पावर ऑफ फेथ को एब्जॉर्ब कर असुरा स्वॉर्ड में डिवाइन पावर को सेंड करता है, जो कि मी गॉन्जी रिसीव करती है। इस तरह से
उसे डेली से डिवाइन पावर का डोज भी मिलता जाता है। साथ ही मिंगोंजी अपने तीनों ब्लड लाइन का प्रैक्टिस भी करना स्टार्ट कर चुकी है। इसके पास भी एक सुपर ब्लड लाइन आ चुका है। हालांकि तांगसंग इसे कोई भी एडवाइस नहीं दिया है इसे आगे कैसे कल्टिवेट करना है। इस मैटर को खुद से ही इसे सॉल्व करना होगा और ये खुद की कल्टिवेशन पे फोकस करने लगती है। जबकि तांगसंग नहीं है फिर इसके पास भी कुछ खास काम नहीं होता करने को। ये अपने कल्टिवेशन पे ही फोकस करती है और टाइम पास यूं ही करता जाता है। प्रिंसेस आती है और कहती है एंसेस्टर कोर्ट से मैसेंजर आया है तुम्हारे फ्यूचर को लेकर। ये कहती है एंसेस्टर कोर्ट में रूल है कि एक सिटी लॉर्ड को अपना सक्सेसर देना होता है ताकि एंसेस्टर टीचिंग आगे पास होता रहे। और इस बार एंसेस्टर कोर्ट हमारे सक्सेसर के बारे में जानना चाहते हैं, मतलब कि तुम्हारे बच्चे के बारे में वो जानना चाहते हैं कि तुम शादी किससे करने वाली हो। प्रिंसेस कहती है कुछ रूल ऐसे हैं जिसपे व्हाइट टाइगर एम्परर भी तुम्हारा हेल्प नहीं कर सकेंगे। प्रिंसेस कहती है ये सभी प्रॉब्लम तुम्हारे ह्यूमन ब्लड को ही लेकर है। अगर ये ब्लड तुम रिमूव कर देती हो फिर ये प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाएगा। तिहानु एम्परर शुरू से ही तुम्हारे अगेंस्ट है। उसने तुम्हारे ट्रायल में भी तुम्हें फेल करने का ट्राई किया था और साथ ही वो ह्यूमन सेटलमेंट को भी डिस्ट्रॉय भी किया था। जब तक कि तुम उन्हें आंसर नहीं देती हो वो तुम्हें सप्रेस करते रहेंगे। मिंगोंजी हालांकि मना कर देती है। प्रिंसेस कहती है इस मैटर को अभी के लिए हैंडल किया जा सकता है। तुम कह सकती हो कि मैं अभी यंग हूँ, इस बारे में मैं फ्यूचर में डिसाइड करूंगी। प्रिंसेस कहती है तुम्हारे पास अभी 3 एम्परर का सपोर्ट है, फिर तुम्हें अभी ज्यादा इस सपोर्ट को शो नहीं करना चाहिए। वेट करो सही समय आने का, उस टाइम पे इस तरह के सपोर्ट का भी यूज किया जा सकता है। मिंगोंजी ये सुनकर सर हिलाती है और इसी के साथ ये पार्ट यहीं पे खत्म होता है। तो दोस्तों इसके आगे का पार्ट हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। इस पार्ट के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें ऐसे और भी एनीमे एक्सप्लेन के लिए। थैंक यू।